एक बार पुनः बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत है 10th क्लास के लिए। अपन बेटा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले नेक्स्ट वीडियो में जो हमने प्रश्न पढ़ा था बेटा, प्रश्न था हमारा, ठीक है ना। प्रश्न का नाम मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई और ये कैसे समय के लिए, है ना, कैसे समय के लिए और किनको बराबर क्या प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि विश्व बैंक, ठीक है ना। और विश्व बैंक की स्थापना भी याद रखना बेटा 1944 में, है ना बेटा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन समझौते के द्वारा, समझ में आ गया। यानी कि विश्व बैंक या कहूँ तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई। इसे ही याद रखना बेटा विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्यालय बराबर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है। यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो लिखना बेटा हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर कि बेटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन देखना पहले एक बार, इकोनॉमिक्स प्रश्न है बेटा, है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। लिखना बेटा प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि कोष्टक में लिख देना जीएनपी से क्या तात्पर्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और कोष्टक में इंग्लिश वर्णमाला की, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में लिख देना जीएनपी से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है, ठीक है बेटा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बाद में आएगा बेटा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना बेटा अपन परिभाषा निकालेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। जीएनपी, जीएनपी का अगर फुल फॉर्म निकालें अपन, हिंदी में याद रख लेना आपको, तो ना जीएनपी का मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन हिंदी में ही निकालना है, समझ में आ गया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश में क्या कह देते हैं, शॉर्ट में निकाल देना जीएनपी, ठीक है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या तात्पर्य है, सीधी सी परिभाषा है बेटा कि किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में, समझ में आ गया, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के, ठीक है ना, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को ही क्या कहा जाता है ना बेटा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना। कोई भी देश है XYZ, मान लो ये देश है और इस देश में जाकर बेटा उत्पादित वस्तुओं, ठीक है ना, उत्पादित क्या बेटा, वस्तुओं, ठीक है, और उत्पादित वस्तुओं के साथ साथ याद रखना बेटा सेवाओं, ठीक है ना, इनके उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के काय के योग को, मूल्य के योग को, मूल्य के योग को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि बेटा जीएनपी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैं आंसर लिख देता हूं बेटा इसका आपको, है ना। लिखना बेटा किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की, आंसर लिख रहा हूं उसका बेटा मानना, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग, लिख दो यहां तक बेटा। तो क्या लिखा आपने, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को, मूल्य के योग को लिख दो परिभाषा पूरी, क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है भाई। तो किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है ना, किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को, ठीक है बेटा, मूल्य के योग को क्या कहा जाता है, जीएनपी कहा जाता है, या कहूं तो बेटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जीएनपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन आपको तो ये वाला नहीं, सीधे लिख देना क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और कोष्टक में लिख देना बेटा जीएनपी कहा जाता है, जीएनपी कहा जाता है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ये तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं बेटा, है ना, ये तो क्या है बेटा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब मैं कहूंगा कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है,
ठीक है ना। और सकल घरेलू उत्पाद लिख दो प्रश्न पहले, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जीडीपी। क्या कहते हैं बेटा? जीडीपी लिख दो, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका भी फुल फॉर्म है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? लेकिन हमें तो इंग्लिश रूपांतरण याद नहीं रखना है, समझ में आ गया? हमें तो हिंदी रूपांतरण ही याद रखना है। क्लियर बेटा? तो देखना, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको मैंने इंग्लिश में शॉर्ट में कह दिया बेटा जीडीपी, से क्या तात्पर्य है? जीडीपी से क्या तात्पर्य है? प्रश्न को आगे बढ़ाइए बेटा ना। तो ये तो पूरे देश के अंदर निकाला जाता है उत्पादन, है ना। वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का योग कौन से लेवल पर निकाला जाता है? यहाँ तो निकाला जाता है देश के स्तर पर, या कहूँ तो बेटा राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का योग निकाला जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। जबकि यहाँ देखना बेटा, बीच में क्या आया हुआ है? घरेलू। क्या आया हुआ है बेटा? घरेलू। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? ध्यान दीजिएगा बेटा, कि एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, एक देश, और एक देश की हमें बात करनी है घरेलू सीमाओं की, आंतरिक सीमाओं की, ठीक है ना। एक देश और एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर, क्योंकि हमें अब क्या पढ़ना है बेटा? सकल घरेलू उत्पाद पढ़ना है हमें, समझ में आ गया। और सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा निकालने के लिए आपको क्या लिखना है? कि एक देश की, याद रखना बेटा, कौन सी सीमाओं के अंदर? घरेलू सीमाओं के अंदर, ठीक है ना। और घरेलू सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि में या एक वर्ष में, ठीक है ना, एक निश्चित अवधि में या एक वर्ष में, ठीक है, उत्पादित होने वाली, ठीक है, उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के, याद रखना बेटा, मूल्य के योग को भी क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना। तो लिखना बेटा इसकी परिभाषा, कि एक देश की घरेलू, लिखना बेटा, एक देश की घरेलू सीमाओं में, आंसर इसका बेटा ना, एक देश की घरेलू सीमाओं में आराम से पढ़िए, आराम से, है ना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमें ना। तो एक देश की, याद रखिएगा बेटा, कौन सी सीमाओं में? घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित, यहां इनकी बात जरूर कर देना, घरेलू सीमाओं की, समझ में आ गया। तो एक देश की घरेलू सीमाओं के, ठीक है, एक देश की घरेलू सीमाओं के, घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त, एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को, ठीक है बेटा। तो क्या लिख दिया मैंने आपको? एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त, ठीक है, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को, ठीक है बेटा। तो निकाल दो परिभाषा, कोई ज्यादा कठिन परिभाषा नहीं है बेटा, निकालिएगा। क्या लिखना है आगे? कि एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को, वहां तक तो मैंने आपको लिख दिया है, सेवाओं के मूल्य के योग को, सेवाओं के मूल्य के योग को लिख देना बेटा, क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को आप उतार लीजिए बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। देखना बेटा, सुनिएगा बेटा, तो रिपीट कर देता हूं फटाक से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी से क्या तात्पर्य है? तो सीधी सी परिभाषा है बेटा, किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की, है ना, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को, मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, यानी कि बेटा जीएनपी कहा जाता है। क्लियर?
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा कि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, है ना, जीडीपी, है ना, कि आप क्या निकाला, जी से ग्रोस, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट, ठीक है ना, से क्या तात्पर्य है ना। लेकिन देखना क्या आया है, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद समझ में आ गया, तो घरेलू सीमाओं की हमें बात करनी होगी, समझ में आ गया। तो निकालना बेटा एक देश की घरेलू सीमाओं में, समझ में आ गया, एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है ना, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के, आगे निकाल दो, वहां लिखा हुआ है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आंसर क्लियर। आगे देखें बेटा अगला प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न हमारा ये है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है, समझ में आ गया, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है, समझ में आ गया, CSO, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO का फुल फॉर्म, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्लियर। तो वर्तमान में मैं कहूं तो बेटा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है, तो निकाल देना बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मैं लिख रहा हूं प्रश्न, आपको भी समझ में आ जाएगा। लिखना बेटा वर्तमान में, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, प्रश्न लिखो पहले तो, है ना, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कौन करता है, इसका आंसर मैं यही लिख रहा हूं सामने, है ना बेटा। तो प्रश्न को देख लीजिए बेटा, वर्तमान में भारत में, या भारत में वर्तमान में, याद रखना बेटा काई की, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन कौन करता है, ठीक है ना। तो देखना बेटा CSO और लिख देना नाम बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो वर्तमान में, ठीक है बेटा, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न और बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या प्रश्न है कि CSO या कहूं तो बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, वर्ष 1951। आंसर क्या आएगा बेटा, वर्ष 1951, वर्ष 1951 में CSO यानी कि कहूं तो बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई, क्लियर। आप सुनिए बेटा आगे, है ना, कि मैं अगर यहां यूं कहूं, सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूं ना, कि भारत में सबसे पहले, ठीक है बेटा, यहां अगले इस क्वेश्चन के बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, है ना। तो प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब और किसने की, बन गया प्रश्न। भारत में, दोबारा सुनो, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, है ना बेटा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की, क्लियर। तो भारत में आंसर भी सुन लीजिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है बेटा, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, समझ में आ गया, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना बेटा कब, 1868 में, सन कब, 1868 में की, समझ में आ गया। तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सबसे पहले, याद रखना बेटा, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कब, 1868 में, सन भी याद रखना बेटा ना, सन 1868 में, क्लियर। तो अगला प्रश्न उतार लेना बेटा। इसके बाद भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, CSO, इसकी स्थापना कब हुई, मैंने आपको यहाँ लिख दिया है 1951 में। और इसका हिंदी रूपांतरण निकालें, CSO का हिंदी रूपांतरण निकालें तो क्या हो जाता है बेटा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। अगला प्रश्न लिखना बेटा, अगला प्रश्न लिखिएगा बेटा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम, लिख रहा हूं अगला प्रश्न बेटा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब और किसने की, भारत में राष्ट्रीय आय की, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब और किसने की, भारत में राष्ट्रीय आय की
गणना सर्वप्रथम कब और किसने की? लिख दो आंसर इसका भी, है ना बेटा। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना लिख देना बेटा, दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 में की थी। नाम लिख दो पहले तो, किनका नाम है? दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 में की थी। सन जरूर याद रखना बेटा ना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है बेटा, राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की थी बेटा? ठीक है ना, कब और किसने की थी? निकाल देना बेटा। राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना जो है सर्वप्रथम की थी। आ जाएगा, उतार लो बेटा यहाँ तक। उसके बाद में फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में, सुनना पहले प्रश्न को, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में, ठीक है, विकास की दृष्टि से देशों का क्या करने के लिए? वर्गीकरण करने के लिए। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, विकास बैंक, ठीक है ना, या विश्व बैंक, ठीक है ना। तो विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक ने विकास की दृष्टि से देशों का बराबर क्या करने के लिए? वर्गीकरण करने के लिए, या कहूं तो बेटा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करने के लिए उचित मापदंड किसे माना, या कहूं तो बेटा आधार किसे माना? तो यहां आंसर आएगा बेटा विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा यह बेटा देशों का मापन करने के लिए काय को आधार बनाया गया, है ना? प्रति व्यक्ति आय को। काय को आधार बनाया गया? प्रति व्यक्ति आय को। लेकिन मैं बता दिया आपको, है ना, प्रति व्यक्ति आय को आधार माना गया किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय, केवल प्रति व्यक्ति आय, समझ में आ गया, मानव के विकास को मापने का उचित तरीका नहीं है। समझ में आ गया। यूएनडीपी जो कि यार बेटा वर्ष 1990 से लगातार मानव विकास रिपोर्ट का क्या कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है। समझ में आ गया। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना बेटा, जो लगातार वर्ष 1990 से मानव विकास रिपोर्ट का क्या करते चले जा रहा है? प्रकाशन करते चले जा रहा है। यह यूएनडीपी भी, समझ में आ गया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी, है ना बेटा, देश के जितने भी वर्ल्ड के अंदर देश हैं, अधिकांश उन देश का यार बेटा मानव विकास जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, है ना, उन देशों में प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने के साथ साथ यार बेटा शिक्षा के स्तर को भी मापता है। ठीक है ना, शिक्षा के स्तर के अलावा यार बेटा स्वास्थ्य के स्तर को भी यार बेटा किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। समझ में आ गया। मानव के विकास को मापने के लिए, है ना बेटा, क्या माना जाता है? मापदंड माना जाता है। क्लियर आ जाएगा ना बेटा। तो अगला देखना बेटा प्रश्न सीधा सा है। क्या प्रश्न है? ध्यान से सुनिएगा कि विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में, ठीक है, बता लिया यहां तक। तो विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में देशों के वर्गीकरण हेतु देशों के वर्गीकरण हेतु किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? हेतु आगे लिखो बेटा, किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? पूरे पाठ के अंदर आप इन्हीं वर्डों को पढ़ेंगे लगभग, है ना, कि राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, सकल राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ऐसे ही वर्डों को औसत आय किसे कहते हैं, समझ में आ गया, औसत आय किसे कहते हैं, समझ में आ गया। शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य स्तर के बारे में पढ़ेंगे, जीवन प्रत्याशा के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट यहाँ बताए हैं, जितने भी मैंने आपको तत्वों का नाम बताया है, इन्हीं सभी तत्वों पर याद रखना बेटा विकास जो है क्या करता है? निर्भर करता है। समझ में आ गया। तो सुनिएगा बेटा आगे क्या कह रहा हूं मैं आपको कि विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में देशों के वर्गीकरण हेतु किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जब याद रखना बेटा कौन?
जब कौन, जब विकास बैंक या कहूँ तो बेटा विश्व बैंक, समझ आ गया, देशों के वर्गीकरण देशों का वर्गीकरण काई के लिए करता था, मानव विकास के लिए करता था, ठीक है ना। यहाँ कहूँ तो बेटा मानव विकास के लिए जब देशों का क्या करता था, वर्गीकरण करता था, तो उस समय है ना बेटा मानव विकास के लिए देशों का जब ये वर्गीकरण करता था कौन, विश्व बैंक, ठीक है ना। तो उस समय ये आधार किसको बनाता था, है ना, देशों का वर्गीकरण करने के लिए आधार केवल किसको करता था, प्रति व्यक्ति आय को, ठीक है ना। आगे देखना बेटा, आंसर लिख दीजिए बेटा इसका, प्रति व्यक्ति आय, क्या लिख देना आंसर बेटा, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा मैंने आपको बताई थी पहले, है ना बेटा, कि प्रति व्यक्ति आय से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए बेटा अगला प्रश्न है हमारा कि विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों के नाम बतलाइए, विकास के किन्हीं दो लक्ष्य बतलाइए या दो लक्ष्यों के नाम बतलाइए, ठीक है ना। तो विकास के दो लक्ष्य बराबर कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा मैं खुद बता देता हूं आपको कि व्यक्ति के द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, पहला लक्ष्य, ठीक है ना। विकास का पहला लक्ष्य बराबर क्या है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना। दूसरा लक्ष्य विकास का, ठीक है ना, कि नियमित, है ना बेटा, नियमित बराबर क्या प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना। ये विकास का बराबर कौन सा लक्ष्य हो जाता है बेटा, दूसरा लक्ष्य हो जाता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा छोटा सा ही है, क्या है बेटा, लिखना कि विकास के दो प्रमुख लक्ष्य बतलाइए, है ना। तो लिख देना प्रश्न बेटा, नीचे ही आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं एक प्रश्न और मैं आपको कि विकास के दो प्रमुख लक्ष्य बतलाइए, आ जाएगा यही, है ना। तो लिख देता हूं बेटा, विकास के दो प्रमुख लक्ष्य बताइए, विकास के दो प्रमुख लक्ष्य बतलाइए, पहला लक्ष्य, ठीक है, यहां से क्लियर बेटा। तो पहला लक्ष्य देखना बेटा क्या है, व्यक्तियों द्वारा किसको बेटा, अपनी आय को, ठीक है ना। तो व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को, व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना। एक लक्ष्य तो ये हो गया, उतारना बेटा कि व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, ठीक है। दूसरा लिखना बेटा, विकास का दूसरा लक्ष्य सीधा है नियमित रोजगार की प्राप्ति, नियमित रोजगार की प्राप्ति, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, विकास के दो प्रमुख लक्ष्य बतलाइए। तो पहला लिख देना बेटा, व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, ठीक है ना। आय, व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, बता देता हूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ब्लैक बोर्ड क्लियर कर रहा हूं यहाँ से, है ना बेटा, ठीक है। यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन अपना इधर देख लेना, विकास के दो प्रमुख लक्ष्य बतलाइए, व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, और दूसरा लक्ष्य है बेटा हमारा कि नियमित बराबर इकाई की प्राप्ति करना, रोजगार की प्राप्ति करना, ठीक है ना। अगला देखना बेटा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि विकास के केवल ये दोनों ही लक्ष्य नहीं होते, इसके अलावा और भी लक्ष्य होते हैं, और भी लक्ष्य होते हैं विकास के लिए, और भी उद्देश्य माने जाते हैं। देखना बेटा, मैं कहूँ जैसे आपको, है ना, जैसे मैं आपको कहूँ बेटा, क्या बताओ मुझे आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना बेटा, सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि, सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि, ठीक है। सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि, बोलो बताओ बेटा, विकास का लक्ष्य बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, समझ में आ गया। सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए या ये हमें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखना बेटा, समानता व सुरक्षा, बोलो ये भी विकास का लक्ष्य बनेगा नहीं बनेगा, समानता व सुरक्षा बन गया, ये भी विकास का लक्ष्य है। आगे देखना बेटा, है ना। अगला है बेटा स्वास्थ्य या कहूं तो बेटा चिकित्सा की सुविधाओं में, स्वास्थ्य या काय की सुविधाओं में,
चिकित्सा की सुविधाओं में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। ये भी विकास का क्या बनता है, लक्ष्य बनता है। ठीक है, इसके अलावा देखना बेटा शैक्षणिक विकास। कौन सा विकास बेटा, शैक्षणिक विकास। ठीक है, और शैक्षणिक विकास ये भी याद रखना बेटा विकास का क्या बनता है, लक्ष्य बनता है। क्या बनता है, विकास के बराबर ये सभी क्या बनते हैं बेटा, लक्ष्य बनते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा देखना बेटा यहाँ जो आपने पढ़ा था कि व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, है ना। आय का मतलब है ना बेटा दोनों ही आय, है ना, दोनों ही आय का मतलब यानी कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होनी चाहिए और साथ में साथ देखना बेटा कौन सी आय, प्रति व्यक्ति आय। कौन सी आय, प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है ना। कौन सी आय की बात कर रहे हैं अपन, आय के अंदर दोनों प्रकार की आय आ जाती हैं। समझ में आ गया। आय के अंतर्गत दोनों ही प्रकार की क्या आ जाती हैं, आय आ जाती हैं। ठीक है ना। तो व्यक्ति की आय में वृद्धि होनी चाहिए। आय का मतलब दोनों प्रकार की आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ गया। इन दोनों ही प्रकार की आयों में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, है ना बेटा। तो मैं क्या कह रहा था आपको, विकास का केवल यही लक्ष्य नहीं है जो मैंने आपको यहाँ दो लिखाए हैं केवल, है ना। कौन कौन से लिखाए हैं, दो, कि व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना। आय का मतलब राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होनी चाहिए और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, है ना। लोगों के पास में अपना कैसा रोजगार होना चाहिए, अरे नियमित रोजगार होना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए, सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक विकास होना चाहिए, समानता और सुरक्षा में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। बेटा ये सभी क्या हैं, क्या है बेटा, ये विकास के लक्ष्य हैं। समझ में आ गया। विकास के क्या है बेटा, लक्ष्य हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा अपन अगले प्रश्न की ओर, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। केरल में, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को क्या कर रहा हूं ना बेटा। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। बहुत सारे बच्चे तो प्रश्न का आइडिया लगा गए होंगे कि प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। और शिशु मृत्यु दर की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी है ना बेटा। शिशु मृत्यु दर की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी, करा दी है मैंने आपको। शिशु मृत्यु दर की परिभाषा क्या होती है, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर देता हूं एक बार, है ना। कि शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है बेटा, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि किसी वर्ष में, ठीक है, किसी वर्ष में जन्म लेने वाले कितने बच्चों में से, 1000 जीवित बच्चों में से उन बच्चों की संख्या। समझ में आ गया। किसी वर्ष, है ना, किसी वर्ष में जन्म लेने वाले 1000 जीवित बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो 1 वर्ष की आयु से पहले ही, है ना बेटा, आयु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। पहले बता दिया, बोलो आ गया ना। शिशु मृत्यु दर कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि केरल में, है ना बेटा, और केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों, कारण बतलाइए। बहुत सीधा सा आंसर है इसका बेटा ना। इधर देखिए बेटा, आप सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर। ठीक है, ये भारत का राज्य है बेटा नीचे केरल। ठीक है, कौन सा राज्य है बेटा, केरल। ठीक है ना। अब केरल की बात करें, है ना बेटा, केरल की बात करें तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। बिल्कुल सही है ना। क्यों कम है, ध्यान से सुनना बेटा ना, क्योंकि केरल भारत का वह राज्य है, ठीक है, जो याद रखना बेटा काय की दृष्टि से भी, ध्यान से सुनना बेटा, मानव विकास की दृष्टि से भी, है ना। एक तो काय की दृष्टि से भी, मानव विकास की दृष्टि से भी। और एक बात करूं मैं बेटा, तो भारत में केरल राज्य जो है याद रखना बेटा काय की दृष्टि से भी, साक्षरता की दृष्टि से भी भारत में याद रखना बेटा, इन दोनों टाइप से, मानव विकास की दृष्टि से भी पहले स्थान पे आता है। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि भारत में याद रखना बेटा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, योजना आयोग। कौन करता है बेटा, योजना आयोग। और किनको आधार मानकर, ठीक है ना, यूएनडीपी ने जो मानव के विकास को मापने के लिए क्या, जिन मापदंडों का क्या किया था, प्रयोग किया था, लगभग उन्हीं मापदंडों का क्या करते हुए, प्रयोग करते हुए भारत में योजना आयोग, ठीक है ना बेटा, भारत में योजना आयोग केंद्रों
एवं राज्यों को, समझ में आ गया, या कहूं तो बेटा केंद्र शासित प्रदेशों को, या कहूं तो बेटा राज्यों को, अरे बेटा अध्ययन की, या कहूं तो बेटा विश्लेषण की बराबर क्या मानते हुए, इकाई मानते हुए, समझ में आ गया, अरे क्या तैयार करता है ना बेटा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों एवं भारत के अधिकांश सभी राज्यों के लिए मानव विकास रिपोर्ट का क्या करता है, प्रकाशन करता है ना। तो पूरे लेसन में मैं आपसे जैसे मान लो बेटा कभी भी प्रश्न पूछूं कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो योजना आयोग करता है। कौन करता है? योजना आयोग करता है। और कौन कौन सी बातों को या कौन कौन से आधारों को आधार मानकर, समझ में आ गया है ना, कि कौन कौन से मापदंडों को आधार मानकर जो है मानव विकास रिपोर्ट का क्या करता है, प्रकाशन करता है। इसका भी आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। जबकि मैं बात करूं विश्व स्तर पर, कौन से स्तर पर, विश्व स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है ना, यूएनडीपी, कौन बेटा, यूएनडीपी करता है, समझ में आ गया। और कब से? वर्ष 1990 में यूएनडीपी ने, ठीक है बेटा, सर्वप्रथम अपनी पहली, समझ में आ गया, पहली बार याद रखना बेटा, यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1990 में सबसे पहले, ठीक है बेटा, मानव विकास रिपोर्ट क्या की, प्रकाशित की। और 1990 से लगातार, अब कंटिन्यू, समझ में आ गया, लगातार जो है यूएनडीपी लगातार मानव विकास रिपोर्ट का क्या कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है। क्लियर? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही लिखा दी है, ठीक है ना बेटा। अब सुनिए आगे। तो मानव विकास के मामले में और साक्षरता के मामले में केरल अव्वल है, ध्यान से सुनना। अरे बेटा यहाँ ये साक्षरता के मामले में अव्वल है। इसके अलावा याद रखना बेटा केरल के अंदर देखना बेटा स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य या कहूँ तो बेटा चिकित्सा की सुविधाएं, है ना, काय की सुविधाएं, है ना। तो केरल राज्य में देखना बेटा साक्षरता एवं कहूँ तो बेटा स्वास्थ्य या कहूँ तो बेटा चिकित्सा की सुविधाएं जो है ना बेटा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, समझ में आ गया। तो केरल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाएं और साथ में कहूँ तो बेटा है ना साक्षरता की सुविधाएं, है ना, या शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि केरल जब अपने आप में साक्षरता के मामले में क्या है बेटा, अव्वल है, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा बेटा, है ना, वे राज्य जो याद रखना बेटा स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओं से कैसे होते हैं, है ना, भरपूर होते हैं या पर्याप्त पाई जाती हैं, या साक्षरता का परसेंट जिन जिन राज्यों में याद रखना बेटा कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है, या कहूँ तो बेटा वे राज्य भारत की जो आर्थिक दृष्टि से कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, या आर्थिक स्तर जिन राज्यों का कैसा पाया जाता है, ऊंचा पाया जाता है। वे राज्य याद रखना बेटा काय की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से भी याद रखना बेटा कैसे पाए जाते हैं, उच्च पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो देखना बेटा केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, उसके दो कारण, समझ में आ गया, लिख देना। एक तो केरल में साक्षरता का अनुपात अधिक है ना, जनसंख्या वाले लेसन में आया था केरल का साक्षरता परसेंट जो है 93.91, कितना है, 93.91, ठीक है ना। तो केरल का साक्षरता परसेंट भारत में, है ना, सबसे अधिक है, समझ में आ गया। तो साक्षरता की दृष्टि से अव्वल राज्य भी कौन सा है, केरल। और कितना है, 93.91% जो है यहाँ की क्या पाई जाती है, साक्षरता दर पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाएं जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, जिसके कारण याद रखना बेटा कौन सी राज्य में, अरे बेटा केरल राज्य में। कौन से राज्य में, केरल राज्य में, है ना बेटा। कौन सी मृत्यु दर, अरे बेटा शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर जो है, ठीक है, इसमें बराबर याद रखना बेटा क्या पाई जाती है, इसमें याद रखना बेटा कमी पाई जाती है। बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब लिख दो आंसर बेटा, है ना। प्रश्न सीधा सीधा है हमारा कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। इसको मिटा देता हूं मैं ना। तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, लिख देना बेटा क्योंकि केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा, क्योंकि लिखना बेटा क्योंकि केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी भौतिक सुविधाएं, ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं, ठीक है बेटा, कैसी, शिक्षा जैसी भौतिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में, कैसी मात्रा में बेटा, पर्याप्त मात्रा में लिख देना बेटा पाई जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है, ठीक है ना।
तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि केरल में स्वास्थ्य, ठीक है बेटा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी जो सुविधाएं हैं, ठीक है ना बेटा, ये कैसी पाई जाती हैं? पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए बेटा, ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए क्या हो सकती है बेटा? आवश्यकताएं हो सकती हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा एक बार, है ना। उसके बाद में देखना बेटा, ऐसी 2 आवश्यकताएं बताइए जो रुपयों से खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है ना, जो रुपयों से खरीदी नहीं जा सकती। ऐसी 2 आवश्यकताओं का हमें नाम लिखना है, ठीक है ना, जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है बेटा। प्रश्न को मैं लिख दूंगा भले ही, लेकिन ऐसी 2 आवश्यकताएं कौन सी होंगी, उन 2 आवश्यकताओं को मैं यहां बता देता हूं कि ये 2 मानवीय आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनको याद रखना बेटा, रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता है। तो देखना बेटा, पहली आवश्यकता, बिना मिलावटी वस्तुएं, बिना मिलावटी वस्तुएं। और आप देखते हैं मिलावट का कितना समय चल रहा है देश के अंदर, ठीक है ना। कोई भी त्योहार हो, देख लीजिए आप, है ना, ऐसी वस्तुएं या ऐसी खाद्यान्न वस्तुएं जो काई के द्वारा बनाई जाती हैं, मावे के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनमें लगातार देख लीजिए बेटा आप, ठीक है ना, मिलावट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बिना मिलावटी वस्तुएं या बिना मिलावटी खाद्य वस्तुएं, बात एक है ना। दूसरा है बेटा, जिनको हम रुपयों या पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, प्रदूषण रहित वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण, ठीक है ना। ये 2 ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक है, या 2 ऐसी आवश्यकताएं हैं, ठीक है बेटा, जिनको याद रखना बेटा, रुपये या कहूं तो बेटा पैसे के माध्यम से भी नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक तो बिना मिलावटी वस्तुएं, ठीक है ना, और दूसरा निकालें तो बेटा प्रदूषण रहित वातावरण, ठीक है ना। देखना बेटा भाई, पैसा भले ही हमारी जेब में है, मेरे कहने का मतलब यह है, पैसा भले ही हमारे जेब में है, लेकिन फिर भी इनको हम नहीं खरीद सकते हैं, काई के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, समझ में आ गया। क्योंकि इनको उत्पन्न करने में स्वयं मानव अपना क्या देता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्यावरण को लगातार कौन प्रदूषित कर रहा है? मानव, ठीक है। तो मानव अपने ऐसे मानवीय क्रियाकलापों को अगर बंद कर दे कि जिनके माध्यम से पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है, तो बताओ बेटा पर्यावरण की हम सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। एक स्वच्छ, और बेटा हमें स्वच्छ पर्यावरण हमारे पास में बोलो बेटा उपलब्ध होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। लेकिन पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, समझ में आ गया। कैसा वातावरण? प्रदूषण रहित वातावरण, समझ में आ गया। सड़कों पर हम लगातार जो है वाहनों को दौड़ा रहे हैं, है ना, और उनसे निकलने वाला धुआं क्या उत्पन्न कर रहा है? वायु प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। तो बड़े बड़े शहरों में या कहें तो बेटा लगातार हमें भी, है ना, सीएनजी गैस के माध्यम से वाहनों को बराबर क्या करना चाहिए? संचालित करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को हम प्रदूषण से क्या कर सकें? मुक्त कर सकें। जितनी भी मिलावटी वस्तुएं आप देख लीजिए, है ना, आज के टाइम में आप देख लीजिए, अधिकांशतः मार्केट के अंदर, बड़े बड़े बाजारों के अंदर जो भी वस्तुएं आपको उपलब्ध होती हैं, सभी की सभी वस्तुएं बराबर काई के अंदर पाई जाती हैं, मिलावट के अंदर पाई जाती हैं, है ना। बड़े बड़े त्योहारों पर आपने देखा होगा, है ना, ऐसी कई प्रकार से बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं, है ना बेटा, है ना, अपनी वस्तुओं के अंदर मिलावट करते हुए पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं ना। तो बिना मिलावटी वस्तुएं, समझ में आ गया, ये चाहे भले हमारे पास में पैसा है लेकिन फिर भी नहीं खरीदी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो लिखना बेटा, प्रश्न लिखो पहले, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा जरूर है। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया, क्वेश्चन है बेटा एक, है ना, यह आवश्यक नहीं कि, यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया, यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया, यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सके, वे सब वस्तुएं एवं
वे सब वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सके, वे सब वस्तुएं एवं क्या खरीद सके, सेवाएं खरीद सके, वे सब वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सके। आगे लिखना बेटा, वे सब वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, बेहतर जीवन के लिए क्या हो सकती है बेटा, आवश्यक हो सकती हैं, जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती हैं। ऐसी दो आवश्यकताएं बतलाइए, ऐसी दो आवश्यकताएं बतलाइए, ऐसी दो आवश्यकताएं बताइए जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती। ऐसी दो आवश्यकताएं बताइए जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती। आंसर लिख दीजिए बेटा फटाक से, भले ही इसका आंसर बनेगा बेटा पहली, प्रदूषण रहित वातावरण। बता दिया मैंने आपको पहले, है ना। आंसर लिख देना बेटा प्रदूषण रहित वातावरण, पहली आवश्यकता, ठीक है ना, प्रदूषण रहित वातावरण। और दूसरा लिख देना बेटा रुपए हो भले ही, लेकिन रुपयों से भी ये आवश्यकता जो है पूरी नहीं की जा सकती। प्रदूषण रहित वातावरण हमें मार्केट के अंदर नहीं मिल सकता। समझ में आ गया। दूसरा लिखना बेटा कि रुपया भले ही हमारे पास में है, लेकिन फिर भी दूसरी आवश्यकता हमारी ऐसी है जो नहीं खरीदी जा सकती, बिना मिलावट वाले खाद्य पदार्थ, बिना मिलावट वाले खाद्य पदार्थ, बिना मिलावट वाले खाद्य पदार्थ। उतार लो। तो देखना बेटा, यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया, ठीक है, वे सब वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सके, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या कह रहा है बेटा प्रश्न, जिनकी आपको जीवन के लिए, याद रखना बेटा, बेहतर जीवन के लिए बराबर क्या है, आवश्यक हो सकती हैं, ठीक है ना। जो आपके लिए, याद रखना बेटा, बेहतर जीवन के लिए क्या हो सकती है, आवश्यक हो सकती हैं। तो रुपया वे सभी वस्तुएं, ठीक है, और सेवाएं खरीद सके, ठीक है, यह आवश्यक तो नहीं है। समझ में आ गया। तो यह आवश्यक तो नहीं है कि जेब में रखा रुपया, ठीक है, वे सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेटा एक बेहतर जीवन जीने के लिए क्या हो सकती हैं, आवश्यक हो सकती हैं। तो ऐसी दो आवश्यकताएं बतलाइए, है ना बेटा, जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो पहला लिख देना बेटा प्रदूषण रहित वातावरण, और दूसरा लिख देना बेटा बिना मिलावट वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है बेटा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बेटा। आज के लिए जो आपकी क्लास है उसको अपन आज यहीं ऑफ करते हैं। जितना आपको करा दिया गया बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर, वहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। और शीघ्र ही आपके स्कूल जो खुलने का आपका जो गवर्नमेंट ने जो समय निर्धारित किया है वो समय नज़दीक है, ठीक है। शीघ्र से शीघ्र बेटा, है ना, ऑफलाइन क्लास के अंदर आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेटा टेक केयर।